हेलो माय अम्निफायर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अम्निफाई। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहीं पे एक सवाल मेरा आपसे है कि मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोग क्या समझते हो। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं। देखो, आपकी एक स्टेट होती है, आपकी एक कोई भी कंट्री होती है, तो उस कंट्री को रन करने के लिए, उस कंट्री या उस स्टेट को चलाने के लिए ना कुछ रूल्स हमें चाहिए होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है एक कंट्री है उसमें कुछ रूल्स ही नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला जो एरिया है वो अपने हिसाब से कुछ भी रूल बना के चलेगा और जो ये वाला एरिया है वो अपने हिसाब से कुछ भी कानून बना के चलेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब आप एक कंट्री के अंडर में आते हो, हम किसके अंडर में आते हैं, इंडिया के अंडर में आते हैं, तो हमारी पूरी इंडिया कुछ सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, क्या होती है, चलती है। तो उन्हीं कुछ रूल्स को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं उनके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया की जो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स हैं वो क्या है, वो रिटर्न है, जिनके हिसाब से हमारी पूरी इंडिया क्या करती है, रन करती है। आई होप इतना समझ में आया। तो ये कुछ नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से, जो मतलब जिसके हिसाब से हमारा पूरा देश जो है वो चलता है। आई होप आपको बड़े ही सिंपल वे में समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अब देखो, जब हम एनसीईआरटी वगैरह करेंगे ना तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो। दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तब आपको इसके बाद, मतलब इस क्लास के बाद और कुछ ना देखना पड़े। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, ठीक है, जिनके हिसाब से हमारी क्या करती है, हमारी कंट्री रन करती है। ओके, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हर जगह होच पोच हो जाएगी, हर कोई अपने हिसाब से ना बना के कानून निकल पड़ेगा और फिर यू नो बेटर। ओके, चलो अब देखो, अब जिस रूल्स की हम बात कर रहे हैं, अब हमें क्या पता कि इन रूल के हिसाब से जो हमारी कंट्री है वो चलेगी, ठीक है। अब कोई कहे नहीं ये वाला रूल होना चाहिए, कोई कहे ये वाला जो कानून होना चाहिए, तो हम किसकी माने, ठीक है, हमें किसी की माननी भी होगी ना। मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि ये कुछ नहीं है, एक सिर्फ डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि अच्छा ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे ये वाली चीज हमारे देश में होने वाली है। तो ये चीज डिसाइड कौन करेगा, इसको डिसाइड करने के लिए कोई चाहिए ना जो इस डॉक्यूमेंट को फ्रेम करे। तो इस डॉक्यूमेंट को फ्रेम कौन करता है, वो करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेट अ मिनट, सुनो, मैंने क्या बोला, इसको फ्रेम करेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट इसको कौन डिसाइड करेगा कि कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे इंडिया में मान लो 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं। अब सारे उठ के आ जाए कल को कि हम अपना अपना कानून देंगे, 1000 कानून लाके रख देंगे वो लोग कि हम लोग सब पे, हम लोगों पे ये 1000 कानून जो है वो लागू होने वाले हैं, ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या करा, उन 1000 लोगों में से कुछ लोगों को चुनेंगे जो कि एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो कि उनके बिहाफ पे बेटर जो है वो कानून फ्रेम कर सकते हैं, उनको चुनेंगे और उनको हम लोग नाम दे देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो क्या करेंगे, वो उन सबके बिहाफ पे क्या करेंगे, वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है वो फ्रेम करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो, डिमांड हुई, हमने कहा कि हमारा संविधान होना चाहिए, लेकिन उसको बनाएगा कौन, उसको बनाएगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट जो ये असेंबली है इसको भी तो पहले बनना होगा ना, तभी ये खुद बनेगी, तभी ये आगे जाके संविधान फ्रेम करेगी, राइट। तो इसको बनने की जो डिमांड आपकी उठती है वो उठती है 1934 में, जो कि सबसे पहले ये आइडिया लेके आते हैं आपके एम.एन. रॉय, राइट। ये आप मोटा मोटा पढ़ लो, हिस्ट्री में हम लोग वैसे ही पढ़ते रहते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। अपनी बुक के हिसाब से हम लोग चलेंगे, आलतू फालतू चीजों को ऐड ऑन नहीं करते, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है फिलहाल के लिए हमारी एम लक्ष्मीकांत को टारगेट करना, राइट। अब देखो 1934 में क्या होता है, एम.एन. रॉय क्या करते हैं, एक आइडिया प्रपोज करते हैं कि क्या होना चाहिए, अपना एक बात रखते हैं कि भाई हमारे पास होनी चाहिए एक प्यारी सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। 1935 में जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये भी ऑफिशियली डिमांड करती है, किसकी, सीए की, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी डिमांड करती है। 1938 में जो आपके जवाहरलाल नेहरू होते हैं ना, वो आपकी आईएनसी के बिहाफ पे, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। हमने बात करी कि संविधान होना चाहिए, राइट, उन्होंने भी बोला कि होना चाहिए, बट उसको भी तो कोई क्या करेगा, फ्रेम करेगा, समझ में आया ना, विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस, किसी बाहर की कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए उसमें, बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोला जवाहरलाल नेहरू ने, क्या डिक्लेयर करा इन्होंने डिक्लेयर करा कि एक फ्री इंडिया के पास क्या होना चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए। अब जब जब मैं संविधान बोलूं तो सिंपली याद रखना, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, राइट, मस्ट बी फ्रेम्ड
विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, किसी बाहर की कोई दखल वो नहीं होनी चाहिए बीच में, किसके द्वारा बनना चाहिए, बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना समझ में आया? आगे सुनो, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इन्होंने बोला कि फ्री इंडिया का एक संविधान होना चाहिए, बट जो वो संविधान जो वो होगा ना, उसको कोई बाहर की फोर्स नहीं बनाएगी। ठीक है, उसको कोई बाहर से इंटरफेरेंस हो गया वो नहीं बनेगा, उसको बनाएगी आपकी सीए, मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी वो संविधान बनाएगी ना, वो वाली असेंबली क्या होगी, वो इलेक्टेड होगी। समझ में आया? उसके इलेक्शंस होंगे, वो इलेक्टेड होगी, बट किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, और जब अडल्ट साथ में जुड़ गया मतलब जितने भी अडल्ट हैं उनको क्या मिल गया, राइट टू वोट। समझ में आया? आई होप इतना आपको क्लियर है। अब 1940 में क्या होता है, एक आपका अगस्त ऑफर आता है। अभी अगस्त ऑफर क्या है, ये कुछ नहीं है, सिंपली याद रखो ये प्रिंसिपल है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक अगस्त ऑफर आता है, फाइनली क्या होता है, जो आपकी डिमांड होती है ना इस चीज की, उसको कर लिया जाता है एक्सेप्ट। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताओ डिमांड कब एक्सेप्ट हुई थी, किसके थ्रू हुई थी? तो आपका प्रिंसिपल था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं अगस्त ऑफर 1940। आई होप इतना समझ में आया। अब क्या होता है 1942 में, ध्यान से सुनना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये कैबिनेट मेंबर होते हैं, कहाँ के, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट होती है उसके कैबिनेट मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्या होते हैं, वहां के मेंबर होते हैं। ये आते हैं इंडिया, ठीक है, बड़े प्यार से ये आते हैं इंडिया में, पधारते हैं। कैसे पधारते हैं, किसके साथ में पधारते हैं? विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द British government on the framing of independent constitution to be adopted after the World War II। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं, आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका प्रपोजल लेके आते हैं, बड़े प्यार से लेके आएंगे कि अच्छा जो इंडिया है उसका एक इंडिपेंडेंट क्या बना दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना दिया जाएगा, उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। कब? आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अगर आपको ये कहानी नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड यहाँ पे बीच में कहां से आ गया, इंडिया का क्या रोल था क्या नहीं था, थोड़ा रुक जाओ, हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आराम से अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में जाके। ठीक है, ये लोग बड़े चालाक हैं, इनको सब समझ में आता है कहाँ से, कैसे, बड़ा दिमाग है इनमें। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे मत इतना टेंशन लो, सिर्फ याद रखो कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो क्या आते हैं, वो आपके इंडिया आते हैं, और इसी को हम लोग जानते हैं क्रिप्स प्रपोजल के नाम से, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कैबिनेट मेंबर होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उनका ही प्रपोजल लेके यहाँ पे आएंगे। तो उनका प्रपोजल लेके आए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या कर दिया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर दिया जाएगा। ओके जी, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ना इसको कर देती है रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर देती है? क्योंकि जो मुस्लिम लीग होती है ना वो चाहती है कि जो ये इंडिया है ना इसको दो ऑटोनॉमस स्टेट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और दोनों की अपनी अपनी क्या रख दो, दोनों को सेपरेट दे दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितनी होगी, दो, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बना दो, और इस इंडिया को दो हिस्सों में, दो ऑटोनॉमस स्टेट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आई होप इतना आपको समझ में आया। ठीक है, फिर क्या होता है 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। अब मैंने एक वर्ड यहाँ पे 10 बार तो नहीं 3-4 बार रिपीट करा, कैबिनेट 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 कैबिनेट। ठीक है, तो ये कैबिनेट के मेंबर थे, ये सिर्फ एक थे, तभी हमने इनका नाम यहाँ पे लिख दिया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अब क्या होता है, अब कैबिनेट से 3 लोग आते हैं, मतलब 3 कैबिनेट मेंबर आते हैं, तो उनका अकेला अकेला नाम ना लेके हमने एक नाम दे दिया कैबिनेट मिशन। अब क्या होता है, कैबिनेट मिशन आपका इंडिया में आता है, राइट, अराइव करता है 24 मार्च 1946 में, एंड इसकी जो रिपोर्ट जो अपनी पब्लिश वगैरह करता है वो करता है 16 मई 1946 में। अब इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें 3 लोग होते हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वापस आ गए दोबारा इंडिया में, और एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग क्या होते हैं, ये आपके कैबिनेट मिशन का क्या होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन बोलते हैं, ये अपने इंडिया में आते हैं, राइट। और ये क्या कर जाते हैं, ये रिजेक्ट करके चले जाते हैं आइडिया ऑफ दी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने बोला कि 2 तो नहीं बनने वाली है। ठीक है, आप ऑटोनॉमस स्टेट की भी बात कर रहे हो, फिर उसके बाद आप ऊपर से और भी मांग रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं 2 असेंबलीज को भी अलग से सेपरेट कर दो। तो उन्होंने बोला कि रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा धीमे हो जाओ, इतना भी भागने की जरूरत नहीं है, हम आपको परमिशन दे देते हैं, राइट। इन्होंने क्या कर दिया, इस आइडिया को तो रिजेक्ट कर दिया। अब इसी कैबिनेट मिशन के जो उस पे ना स्कीम पे बेस्ड आपकी बनती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आया? तो क्या करते हैं, देखो ये इन्होंने अपनी पब्लिश कर दी यहाँ पे। अब आपका क्या होता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है कि 1946 में नवंबर में, मई में सबमिट कर दी ना, राइट,
नवंबर 1946 में इसी के बेस पे जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, इसी स्कीम के बेस पे, इसी प्लान के बेस पे आपकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। अब इसमें तय करा जाता है कि इसके जो मेंबर्स होंगे ना, इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है 389। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कैबिनेट मिशन में 3 लोग होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ किस प्लान के बेसिस पे क्या बनी थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम करी गई थी। तो वो कौन सा प्लान था, तो वो आपका कोई और नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान था। इनका मिशन था, ये लोग यहाँ पे आते हैं और ये वाला आइडिया आके रिजेक्ट कर जाते हैं 2 असेंबलीज का, बट एक असेंबली ये यहाँ पे बोलते हैं कि ओके गो विद दैट, राइट। टोटल स्ट्रेंथ बोलते हैं ये 389 की जो आपकी असेंबली बनेगी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली है, जो कि आपका संविधान फ्रेम करने वाली है, उसमें टोटल कितने लोग रहने वाले हैं, इसमें रहेंगे टोटल 389 लोग। समझ में आ गया, ओके। अब जिसमें से उसको डिवाइड करो, 389 है टोटल स्ट्रेंथ है, उसको फर्दर डिवाइड करो। आपने डिवाइड करा कि 296 जो सीट्स होंगी वो आएंगी ब्रिटिश इंडिया से, और जो 93 सीट्स है वो आएंगी आपके प्रिंसली स्टेट से। अब मेरी सुनो जरा गौर से, यहाँ पे बात ध्यान से सुनो। अगर आप कोई वनडे एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो या अपनी स्टेट का पीसीएस टारगेट कर रहे हो, देन माय डियर वहां पे ना फैक्ट्स को पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए प्लीज याद कर लेना कि 389 जो थी वो आपके टोटल स्ट्रेंथ थी, एंड आउट ऑफ 389 296 आपकी सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के पास में थी, एंड रिमेनिंग 93 सीट्स आपकी किनके पास थी, दैट वर इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपको जो फैक्ट है, जो फिगर है, ये नंबर है, ये आपको याद होने चाहिए, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, 296 जो सीट्स हैं उनको भी आगे इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि 296 सीट्स में से क्या होगा, 292 जो मेंबर्स आएंगे, जो वो सीट्स पे वो मेंबर आएंगे, वो आएंगे आपके 11 गवर्नर प्रोविंसेस से। अभी क्या होती है क्या नहीं होती है इन पे अभी फिलहाल के लिए मत जाओ, जैसे आपका मद्रास हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया, तो ये 11 थी, इनमें से कितने आएंगे, इनमें से आएंगे 292 मेंबर्स, और रिमेनिंग के जो 4 मेंबर्स हैं वो 4 चीफ कमिश्नर से आपके जो है वो आएंगे। समझ में आ गया, तो ये आपको याद रखना है कि टोटल 389 आपकी स्ट्रेंथ थी, 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को दे दिए, एंड 93 आपको बोल दिया कि प्रिंसली स्टेट है, और जो आपकी 296 दी है इसमें से भी आगे 2 कैटेगरीज इन्होंने फॉर्म कर दी है। वो कौन सी कर दी है कि 4 सीट्स तो आएंगी चीफ कमिश्नर के, वहां से मेंबर्स आएंगे, मतलब चारों से एक एक आगे 4 बन गए, एंड बाकी जो 292 रिमेनिंग है वो आपके आएंगे 11 गवर्नर की प्रोविंसेस से। आई होप इतना आपको क्लियर जो है वो यहाँ पे हो गया होगा। अब ये लोग आएंगे कैसे, अब जो ये सीट अलॉट करी गई है, ठीक है, सबको नाउ जो आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स को सीट्स एलोकेट करी गई थी वो किसके बेसिस पे करी गई, सो वो करी गई इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। इनके पॉपुलेशन के हिसाब से इनको क्या करी गई, इनको सीट्स डिवाइड हुई, इनको सीट्स मिले, इनको सीट्स की अलॉटमेंट हुई। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ जो आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, अगर देखो आपको दिख रहा होगा कि भाई ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास क्या है, सीट्स ज्यादा है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी, टोटल स्ट्रेंथ है आपकी 389 की, बट किनके पास सीट्स आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है, वो आपको दिखाई दे रही है ब्रिटिश इंडिया के पास में, मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास में। सो ऐसा क्यों है, सो ऐसा इसीलिए है कि जो आपकी सीट्स की अलॉटमेंट होती है वो होती है इनके पॉपुलेशन के हिसाब से। 1 seat was to be allotted for the every million population, मतलब हर 1 मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होता है, इनको जो है वो एक सीट जो है वो अलॉट की जाती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको कम सीट्स क्यों दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे आपको ज्यादा क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक सिंपल सा वे था कि इन दोनों को सीट्स कैसे मिलेंगी, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेंगी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में पॉपुलेशन ज्यादा होगी। मैंने बोला ना फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन कितनी सीट्स अलॉट करी गई है, 1 सीट अलॉट करी गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी। तो जब यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा आएगी तब सीट्स भी यहाँ पे क्या बनेंगी, आपकी ज्यादा ही बनने वाली है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जो हर एक आपकी ब्रिटिश प्रोविंस थी ना, इसमें 3 कैटेगरीज के हिसाब से आपकी सीट्स को डिवाइड करा गया। कैसे, 3 कम्युनिटीज के हिसाब से सीट्स को डिवाइड करा गया। एक कम्युनिटी रही आपकी मुस्लिम, एक रही आपकी सिख, और एक रही आपकी जनरल कम्युनिटी। अब इन तीनों ही कम्युनिटीज को हर एक प्रोविंस में 3 कम्युनिटीज डिवाइड कर दी। अब इन तीनों ही कम्युनिटीज को सीट्स कैसे मिली, ऑन दी बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है, इन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। इनको क्या मिल गई, इनको सीट्स अलॉट हो गई। नाउ हर एक प्रोविंस में तो ये हो गया मुस्लिम, सिख एंड जनरल। मुस्लिम एंड सिख यू पीपल नो बेटर। अब जनरल में कौन आएगा, इन दोनों के अलावा जो भी बचता था
हर एक प्रोविंस में क्या करा, 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज को डिवाइड कर दिया, उनके हिसाब से हमने वहां पे क्या कर दिया, सीट्स को डिवाइड कर दिया, एक मुस्लिम रख दिए, एक सिख्स रख दिए, एक जनरल रख दिए। अब इन दोनों के बिना जो भी बचा वो किसका हिस्सा रहेगा, वो आपका हिस्सा रहेगा जनरल कम्युनिटी का। समझ में आया? इनको इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिल गई सीट्स। अब जो इनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, इनको कौन इलेक्ट करेगा, इन्हीं कम्युनिटीज के मेंबर इलेक्ट करेंगे, राइट। मुस्लिम के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनको मुस्लिम इलेक्ट करेंगे, सिख के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनको सिख इलेक्ट करेंगे। बट कहाँ है ये लोग, ठीक है, जो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम है ना, सिख है ना, जनरल है ना, वही क्या करेंगे, अपनी कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करेंगे। अब इलेक्ट कैसे करेंगे, वोट कैसे करेंगे, लोग वोट करने के भी तो तरीके होते हैं ना। तो अगर आपको फिलहाल के लिए नहीं पता देन डू नॉट वरी, हम ये वाला जो तरीका है by the method of proportional representation by the means of single transferable vote, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने प्रेसिडेंट के चैप्टर में। हम देखेंगे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इसी तरह से वोटिंग होके, इसी तरह से वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यही वाले वोटिंग के तरीके को वहां पे अपनाया जाता है और हमारे प्रेसिडेंट को हर साल चुना जाता है। हर साल ही मतलब एक टेन्योर के बाद जो है वो चुना जाता है, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपकी जो प्रोविंसेस थी उसमें 3 पर्टिकुलर जो आपकी जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी, इनके हिसाब से सीट्स डिवाइड कर दी गई। अब इन्होंने एक और बात बोल दी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन कम्युनिटीज के लोग है ना, इन कम्युनिटीज के द्वारा जो इनके लोग वहां पे लाए गए ना, वही लोग इन कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव को भी इलेक्ट करने वाले हैं। और इलेक्ट भी कैसे करेंगे, बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन मिली है, कैसे, बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें क्या होता है, मान लो इन्होंने 10 रिप्रेजेंटेटिव खड़े कर दिए, 10 नहीं हम 5 ले लेते हैं, तो इनकी कम्युनिटी ने बोला कि ये ठीक है, मुस्लिम ने बोला कि हमने 5 लोग खड़े कर दिए, हमें 5 हमने रिप्रेजेंटेटिव दे दिए हैं, अब इसमें से एक चुनना है 5 में से, तो चुना कैसे जाएगा। अब मान लो मुस्लिम के ना यहाँ पे 100 लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, 100 लोग हैं, तो 100 अपनी प्रेफरेंस बताएंगे कि अच्छा मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये है, कोई बोलेगा मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये है, कोई बोलेगा मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये है। तो वहां से हम जिसकी सबसे लास्ट प्रेफरेंस होएगी, मान लो कि जो 5th नंबर पे, जो मान लो कि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं, मान लो थर्ड वाले को ना सबसे 1 2 3 हाँ, थर्ड वाले को सबसे कम ने बोला है कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहने वाला है, तो हम इसको ये लिस्ट से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, राइट। फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर हमने देखा कि अच्छा अब इस वाले को ना सबने सबसे कम अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, राइट, तो इसको निकाल देंगे। इस वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस पे जिन लोगों ने रखा था, उन लोगों की जो सेकंड प्रेफरेंस थी ना, वो अगले वाले के लिए क्या करी जाएगी, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज वी विल डू दिस प्रॉपर्ली इन आवर प्रेसिडेंट चैप्टर, राइट। तो हमने क्या बोला, हमने ये देखा सबसे पहले कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, राइट, वो किस स्कीम के थ्रू बनती है, वो बनती है आपकी कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए। उसमें टोटल स्ट्रेंथ होती है 389 की, जिसमें कुछ सीट्स जाती हैं आपकी ब्रिटिश इंडिया को एंड कुछ सीट्स आपकी जाती हैं प्रिंसली स्टेट्स को। अब जो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, यहाँ पे जो सीट्स की एलोकेशन होती है वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, राइट। 3 कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल में। अब इन कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव को भी कौन चुनेंगे, इनके ही कम्युनिटी के लोग चुनेंगे, जो कहाँ पे चुन के आ रखे हैं, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आ रखी है। इनको किन्होंने चुना, इनको हमने चुना, कैसे, आपकी लिमिटेड फ्रेंचाइज से। अगर आपको पता हो तो जो आपका 1999 का एक्ट था, उसमें एक लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात करी गई थी, ग्रांट कर दी गई थी कि अच्छा टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन के हिसाब से क्या कर पाएंगे लोग, जो है वो वोट कर पाएंगे। फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, वोट कर पाएंगे। एंड जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, उसने इसको और एक्सटेंड कर दिया था। देन अबाउट 10% जो पीपल थे वो क्या कर पाते थे, वोट कर पाते थे, राइट। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जो लिमिटेड फ्रेंचाइज उनको मिली थी, उसके जरिए कुछ लोग चुन के आते हैं, ठीक है, चुन के आते हैं। अब जो वो लोग वहां पे चुन के आ गए हैं, वो अपनी अपनी कम्युनिटी के मेंबर को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। कैसे इलेक्ट कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, कौन से मेथड से कर रहे हैं। ये तो हो गई बात ब्रिटिश प्रोविंसेस की। नाउ प्रिंसली स्टेट्स में क्या हो रहा है, प्रिंसली स्टेट्स में कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा। प्रिंसली स्टेट्स में क्या हो रहा है, इनके जो हेड है ना प्रिंसली स्टेट्स के, वही क्या कर रहे हैं, हर एक हेड क्या कर रहा है, हर एक हेड अपनी अपनी प्रिंसली स्टेट का क्या कर रहा है, एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर रहा है और ये अपनी सीट्स को यहाँ पे फिलअप कर देंगे। टोटल स्ट्रेंथ है आपकी 389 की, जिसमें से कुछ लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं एंड कुछ लोग जो है वो नॉमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं। तो बताओ क्या हम ऐसा कह सकते हैं,
अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सिर्फ इलेक्टेड लोगों की थी, ठीक है, वहां पे सिर्फ जो थे वहां पे इलेक्शंस हुए, ऐसा नहीं है, वहां पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जो थी वहां पे की गई थी। कहाँ पे की गई? आपके प्रिंसली स्टेट्स के टाइम पे की गई, मतलब इनके इस वाले सेक्शन में आपकी नॉमिनेशन होती है, इस वाले सेक्शन में होती है आपका इलेक्शन। बट कौन सा इलेक्शन होता है? अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि बताओ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थी, देन योर आंसर वुड बी नो। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? हम लोगों के पास वोटिंग का राइट है, हम लोगों ने अपने लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने, हमने चुन दिए, सो हमने डायरेक्ट वोट करा और हमने कुछ लोगों को चुन दिया कि ये लोग हमारे बिहाफ पे काम करने वाले हैं, सो दिस इज द डायरेक्ट इलेक्शन। सो व्हेन ये वाले लोग हमारे, मतलब हमने इन लोगों को चुना, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आगे किसी और को चुन रहे हैं, ठीक है। देखो हमने क्या करा, इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ लोग भेजे, तो जब हमने यहाँ पे चुन के भेजे अपनी लिमिटेड फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करते हुए, तब तो बन गया ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन। पर जब यही वाले लोग अपनी अपनी कम्युनिटी का जो मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पे हो रहा है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। हमारे बिहाफ पे अब ये लोग चुन रहे हैं, हमने तो चुना था ना इनको कि हमारे बिहाफ पे काम करो कुछ भी, तो हमारे ही बिहाफ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, हमने इनको चुना, हमारे बिहाफ पे ये उन लोगों को चुन रहे हैं, तो ये डायरेक्ट था। सो दिस इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब कहीं ना कहीं जो आपने ये वाला लोग चुने हैं ना, उनको चुनने में भी हमारा ही जो है वो हाथ है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जिन्होंने चुना उनको हमने चुना। समझ में आ गया? सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ये इंटायरली जो नॉमिनेटेड बॉडी नहीं थी या इंटायरली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। कुछ यहाँ पे इलेक्शन की प्रोसेस हुई है, कुछ यहाँ पे नॉमिनेशन की प्रोसेस हुई है, ठीक है। जो यहाँ पे मेंबर्स आए, मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए? वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। और प्रोविंशियल असेंबलीज में जो लोग गए थे उनको हमने चुना, किस बेसिस पे? इलेक्ट करा ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइज। आई होप इतना समझ में आया। अब जरा एक और पैराग्राफ है, उसको आगे हम लोग समझते हैं, राइट। सो जो 296 सीट्स आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस को दी गई थी, उन पे फाइनल इलेक्शन होता है, जो कि होता है जुलाई अगस्त में। इलेक्शन होने के बाद 296 सीट्स में से 208 सीट जो है वो आपकी जीत ली जाती हैं आईएनसी के द्वारा। आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 208 सीटें जो है वो जीत जाती है। एंड मुस्लिम लीग के पास जाती है आपकी 73 सीट्स एंड स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स के पास जाती है आपकी 15 सीट्स, राइट। वापिस आओ जरा, हमने क्या बोला था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें टोटल स्ट्रेंथ रहने वाली है 389 की, जिसमें से 296 जो सीट्स हैं वो जाएंगी आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस में एंड रिमेनिंग 93 आपकी जाएंगी प्रिंसली स्टेट्स के पास में। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बताया कि 296 सीट्स के लिए आपका इलेक्शन हो जाता है जुलाई एंड अगस्त में, जिसके हिसाब से इनको इतनी सीट्स मिल जाती है। ये आपको याद करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप थोड़ा गौर फरमाओ तो ध्यान से देखो कि जो 93 सीट्स थी ना, जो प्रिंसली स्टेट्स को आपकी दी गई थी, वो सीट्स कभी भी फिल नहीं हो पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स होती है ये डिसाइड करती है कि हम लोग जो है ना वो इस असेंबली से 4 कदम दूरी बना के रखेंगे, तो ये लोग उससे पीछे रहते हैं और इलेक्शन होता है हमारा सिर्फ 296 सीट्स के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आया, राइट। अगर देखो, अगर आपने इतना पढ़ा है कि जब भी पेपर में आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखती है तो उस स्टेटमेंट को आंखें बंद करके गलत कर दो, तो आप यहाँ पे गलती कर जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में स्टेटमेंट आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो जो बच्चा यहाँ पे ऑल देखेगा वो गलत कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने क्या पढ़ा है, उसने पढ़े एक्सट्रीम वर्ड्स, यहाँ पे उसको वहां पे कट कर दो और आगे बढ़ जाओ। नो, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक सेक्शन जो इंडियन सोसाइटी का था वो मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन था कहाँ पे? आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वहां के उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे आपको वहां पे वो दिखाई देंगे, राइट। और जितनी भी सेक्शंस की वुमेन्स थी उनका भी रिप्रेजेंटेटिव आपको वहां पे क्या था? दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आया? उनका भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको वहां पे दिखेगा। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्योंकि हमने पढ़ा था 6 मुस्लिम्स और जनरल में कौन आ गया? जो वो दोनों में नहीं आ रहे, ठीक है। आपके इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, यहाँ पे एससी हो गए, एसटी हो गए और भी पारसीज हो गए।
तो वो सारे लोग, ठीक है, और उनकी जो विमेन्स है, जब वो सारे लोग आ गए तो विमेन्स भी ऑटोमेटिकली उनका आ गई। तो इन सबका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव आपको कहाँ पे दिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिखेंगे। तो सिर्फ एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे नहीं जाना। अगला, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, बट एक पर्सनालिटी जो इतनी फेमस होते हुए भी ना, जिसको हम एक्सेप्शन मानते हैं, जो कि इसका हिस्सा नहीं थे, कौन थे, महात्मा गांधी, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कुछ फैक्ट्स ही हैं जो हमें रिवाइज करनी है बार बार, जिनको हम याद करने की कोशिश करते हैं बट भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 बार इनको रिवाइज करते हो तभी ये फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, राइट। अगर आप ईसीएस की तैयारी कर रहे हो देन एक एक फैक्ट को आपको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे हम एक एक्सेप्शन से चलते हैं कि जहां पे यूपीएससी कुछ भी डेटा डाल देता है, वहां पे उसके चांसेस आते हैं गलत होने के, तो वहां पे आप सेफ प्ले कर सकते हो। बट फॉर योर पीसीएस एग्जामिनेशन, फॉर द वन डे एग्जामिनेशन, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस फैक्ट्स, फाइन। सो आगे बढ़ेंगे कल नई वीडियो के साथ में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।